नमस्कार। तो देखिए, आज की क्लास अपन जो बेसिकली रखने वाले हैं वो मैं आपको एक छोटा सा पार्ट समझाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 5 से संबंधित। एक इंट्रोडक्टरी पार्ट के रूप में आज की क्लास को मैं रखूँगा। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप चैप्टर का नाम है, अध्याय का नाम है, और अपन उसके अंदर बेसिक चीज़ों के बारे में आज की क्लास के अंदर पढ़ते हुए चलेंगे। फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और बाकी चैप्टर को भी मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, उनको भी स्टार्ट करने वाला हूं। तो बात करते हैं चैप्टर नंबर 5, जो सांख्यिकी है, क्लास 11 की बात करते हैं, कक्षा 11 की बात करते हैं। स्टैटिक्स के अंदर देखिए तो ये चैप्टर का नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसे कहा जाता है। सबसे पहले अगर बात की जाए कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मान का मतलब है कि आपके पास में कुछ स्टैटिकल्स डेटा है, कुछ सांख्यिकी आंकड़े अगर आपके पास में मौजूद है। एज्यूम करके अगर मैं मान लूँ कि क्लास 11 की स्टैटिक्स सब्जेक्ट में से, सांख्यिकी विषय के आउट ऑफ 100 में से 100 में से कुछ एक विद्यार्थियों के जो प्राप्तांक है वो आपको दे रखे हैं। जैसे किसी के प्राप्तांक 15 हैं, किसी के 25 है, किसी के 35 है, किसी के 45 है, किसी के 90 है आउट ऑफ 100। तो ये आपको प्राप्तांक दे रखे हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मान क्या है सर? केंद्रीय प्रवृत्ति के मान उस मान को कहा जाता है जो अधिकतम मान, मतलब 95 किसी के आए हैं या किसी के 98 आए हैं, अधिकतम मान व न्यूनतम मान, किसी के 15 नंबर आए हैं, किसी के 12 नंबर आए हैं, उस न्यूनतम मान के बीच में कहीं ना कहीं रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अधिकतम मान व न्यूनतम मान के बीच में कहीं ना कहीं रहता है, उसे हम बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के मान। लेकिन वो मान जो होगा इस पूरी श्रृंखला का, इन पूरे सांख्यिकी आंकड़ों का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करता है, प्रतिनिधित्व के रूप में काम करता है। और प्रतिनिधित्व का मतलब क्या हो गया? ये औसत होगा, माध्य होगा, या सर्वाधिक मान जो है वो इसके चारों तरफ कहीं ना कहीं होगा। इसे बोलते हैं हम केंद्रीय प्रवृत्ति के मान कहते हैं। तो अपन मेजर्स को सीखेंगे, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को सीखेंगे। हालांकि जिस लेवल पर मैं आपको ले जाना चाहता हूं या जिस लेवल पर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उतना आपका सिलेबस का पोर्शन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप रिटर्न के अंदर लिखोगे तो इन चीज़ों को अगर थोड़ी चीज़ें अगर इनको शामिल करोगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्किंग जो है वो डेफिनेटली मिलने वाली है। बात करते हैं सर माध्यों की, बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मीन की, बात करते हैं। आपको एक डायग्राम बनाना है कि माध्यों का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है। तो बेसिकली माध्यों का वर्गीकरण है वो 3 आधार पर किया जाता है या 3 तरीके से किया जाता है। पहला होता है स्थिति माध्य, दूसरा होता है गणितीय माध्य, और तीसरा जो होता है व्यापारिक माध्य। समझना मेरी बात को और ध्यान से सुनते हुए चलना कि क्लासिफिकेशन ऑफ मीन की बात करें कि माध्यों का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है जब हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़ते हैं, तो 3 आधार पर है। स्थिति माध्य, नंबर 2 गणितीय माध्य, और नंबर 3 कौन सा है? व्यापारिक माध्य। ये आपको एक डायग्राम के रूप में दिखाना है। फिर उसके बाद में स्थिति माध्य के अंदर कौन कौन से आते हैं, गणितीय माध्य के अंदर कौन कौन से आते हैं, व्यापारिक माध्य के अंदर कौन कौन से आते हैं। हालांकि व्यापारिक माध्य की अगर बात करें तो व्यापारिक माध्य आपका कहीं पर भी सिलेबस के अंदर डिस्कस नहीं किया हुआ है, लेकिन हमें देखो इन डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि व्यापारिक माध्य क्या होता है, इनके अंदर कौन कौन से माध्य आते हैं, उनके अंदर कैलकुलेशन किस तरीके से होती है, गणनाएं किस तरीके से होती है, उनको हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो केवल इनका नाम पता होना ज़रूरी है। जब हम माध्यों के वर्गीकरण का एक डायग्राम बनाएंगे, बड़ा सा डायग्राम, तब हमें हर एक के बारे में पता होनी चाहिए, हर एक की स्टेज के बारे में पता होनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मीन के अंदर 3 तरीके से माध्य हैं। स्थिति माध्य, साथ साथ में याद भी करते हुए चलना, गणितीय माध्य, और तीसरा कौन सा है? व्यापारिक माध्य। नंबर 1 की अगर बात करें कि सर स्थिति माध्य के अंदर कौन कौन से माध्यों को शामिल किया जाता है, किस तरीके से अपन कैलकुलेशन करेंगे, तो स्थिति माध्य के अंदर 2 है। एक है मध्यिका और दूसरा कौन सा है? बहुलक है। अपन मध्यिका को भी पढ़ते हुए चलेंगे और बहुलक को भी पढ़ते हुए चलेंगे, और ये दोनों ही माध्य एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। मध्यिका क्या होता है मैं आपको बहुत डिटेल के अंदर समझाऊंगा कि किस तरीके से ये गुणात्मक तथ्यों के लिए यूज आता है।
व्यक्ति की सुंदरता की, ईमानदारी के बारे में, बेईमानी के बारे में, कुशलता के बारे में, तो मध्यिका काम में ली जाती है। ये किसी भी स्टैटिकल सीरीज़ को, किसी भी सांख्यिकी श्रेणी को, स्टैटिकल सीरीज़ को ये दो हिस्सों में बांटती है, अपर और लोअर। इसके मिड में कहीं ना कहीं आती है मध्यिका, उसको देखेंगे। बहुलक मोड जिसको बोलते हैं, फैशन, रीति रिवाज, जहाँ पर सर्वाधिक फ्रीक्वेंसियों का, आवृत्तियों का जहाँ पर जमाव होता है बहुलक, तो हम मध्यिका को भी देखेंगे, हम बहुलक को भी देखेंगे और डिटेल के अंदर डिस्कस करते हुए चलेंगे। अभी हाल फिलहाल के आपको जो ध्यान में रखना है वो ये ध्यान में रखना है कि स्थिति माध्य को दो तरीके से पढ़ेंगे, मध्यिका पढ़ने वाले हैं और नंबर सेकंड पे बहुलक पढ़ने वाले हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो और देखते हैं गणितीय माध्य, देखते हैं गणितीय माध्य के अंदर क्या है। सबसे जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, सबसे महत्वपूर्ण जो रहने वाला है, वो हम समांतर माध्य को पढ़ने वाले हैं और यही अपने सिलेबस के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस किया हुआ है। अर्थमेटिक मीन जिसको बोला जाता है, आप क्लास 10 के अंदर भी, कक्षा 10 के अंदर भी आप समांतर माध्य को पढ़ते आए हो, अर्थमेटिक मीन को पढ़ते आए हो, जिसे हम x बार से डिनोट करते हैं। कहीं ना कहीं औसत होता है, एवरेज होता है। फिर उसके बाद में गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। हालांकि गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य अपने सिलेबस के अंदर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, और अगर सिलेबस के अंदर हमें डिस्कस करना भी पड़ता है तो हम गुणोत्तर माध्य क्या होता है, किस तरीके से यूज़ में आता है, एक दो लाइन के अंदर डिस्कस करेंगे। हरात्मक माध्य क्या होता है उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस ज़रूर करेंगे। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, सबसे जो महत्वपूर्ण रहने वाला है, वह गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य और हरात्मक माध्य के हम रिलेशन को चेक करने वाले हैं। इनके हम संबंध को ज़रूर पढ़ेंगे, तो ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए। वर्गीकरण माध्य, बस आपको डायग्राम जब बनाओ तब आपको वर्गीकरण माध्य के बारे में पता होना चाहिए कि वर्गीकरण माध्य भी एक गणितीय माध्य का ही मेजरमेंट है, एक मापांकन है। तो दो माध्य मैंने आपको बताए। पहला ए पॉइंट था स्थिति माध्य। स्थिति माध्य के अंदर कौन कौन से आते थे, मध्यिका आता था और बहुलक आता था। दूसरा कौन सा है, गणितीय माध्य। गणितीय माध्य के अंदर समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य और वर्गीकरण माध्य। इस तरीके से हमें डायग्राम बनाते हुए चलना है। नंबर थर्ड अगर माध्य की बात करें तो व्यापारिक माध्य है, और व्यापारिक माध्य के अंदर मूविंग एवरेज कहते हैं या मूविंग मीन कह सकते हैं, प्रोग्रेसिव एवरेज कहते हैं या प्रोग्रेसिव मीन कह सकते हैं, कंपोजिट एवरेज कहते हैं या कंपोजिट मीन कह सकते हैं। तो पहला होता है चल माध्य, दूसरा होता है प्रगामी माध्य और तीसरा होता है संग्रथित माध्य। ये व्यापारिक माध्य के अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं, देखो आपको रिटर्न किस तरीके से करना है। आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मीन इस तरीके से दिखाना है। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मीन के अंदर आपको सबसे पहले माध्यों का वर्गीकरण, इस तरीके से हेडिंग लगानी है, माध्यों का वर्गीकरण। और माध्यों के वर्गीकरण के अंदर आपको तीन तरीके से माध्य दिखाना है, इस तरीके से फर्दर क्लासिफिकेशन करनी है। तो होप सो आप समझ रहे होंगे कि आपको किस तरीके से रिटर्न करते हुए चलना है। सबसे पहले अगर बात की जाए ए नंबर पॉइंट पे आपको स्थिति माध्य दिखाना है, ये स्थिति माध्य दिखाना है नंबर ए पॉइंट पे कि स्थिति माध्य के अंदर क्या क्या आएगा। बी नंबर पॉइंट के अंदर आपको सेकंड नंबर पॉइंट के अंदर, ये बी नंबर पॉइंट के अंदर आपको गणितीय माध्य दिखाना है कि गणितीय माध्य के अंदर कौन कौन से आएंगे, ये सेकंड नंबर पॉइंट। और थर्ड नंबर पॉइंट पे, सी नंबर पॉइंट पे आपको क्या करना है, व्यापारिक माध्य को दिखाना है, व्यापारिक माध्य, ये व्यापारिक माध्य, ये सी। फिर उसके बाद में फिर फर्दर क्लासिफिकेशन करना है, फिर और वर्गीकरण करते हुए चलना है। यहाँ आपको नंबर फर्स्ट मध्यिका दिखाना है, ये मध्यिका दिखाना है, और मध्यिका को हम किससे डिनोट करते हैं, ये हम एम से डिनोट करते हैं। नंबर सेकंड पे आपको क्या करना है, बहुलक को दिखाना है, बहुलक को हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। ये डायग्राम जब इस तरीके से आप लिखना स्टार्ट कर दोगे, इस तरीके से लिखना प्रारंभ करोगे, तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि हाँ स्कोरिंग डेफिनेटली हो रही है। और यहाँ क्या लिख दोगे, यहाँ वही चारों लिख दोगे, ये समांतर माध्य लिख दोगे, ठीक है। ये फर्दर क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, समांतर माध्य लिख दिया। यहाँ नंबर सेकंड पे क्या लिख दिया आपने, ये गुणोत्तर माध्य लिख दिया, ये गुणोत्तर माध्य। नंबर थर्ड पे अगर बात करें गुणोत्तर माध्य के बाद में, नंबर थर्ड पे यहाँ हरात्मक माध्य लिख दिया। ये इस तरीके से आपको
एक अच्छा सा सुंदर सा साफ सुथरा आपको डायग्राम बनाना है। ये वर्गीकरण माध्य लिख दिया, ठीक है। हालांकि ये अपने को डिटेल के अंदर कोई भी चीज़, मैं जितना आपको डिटेल के अंदर लेके चलूँगा उतना ही आपको डिटेल के अंदर पढ़ते हुए चलना है। एक्स्ट्रा से आपको कुछ भी एफर्ट्स लगाने की खुद की तरफ से कोई भी 1% भी मैं आपको कमी नहीं रखने दूंगा कि खुद की तरफ से आपको एफर्ट्स लगाने पड़े। जितना मैंने क्लास नोट्स अवेलेबल करवा दिए, जितना मैंने पढ़ा दिया, मोर देन सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स बार आ गया, जैसे एक्स बार के रूप में दिखाते हैं, यहाँ ज्योमेट्रिक मीन जी के रूप में दिखाते हैं, यहाँ हार्मोनिक मीन एच के रूप में दिखाते हैं, यहाँ क्वाड्रेटिक मीन क्यू एम के रूप में दिखाते हैं। फिर इसी तरीके से आप व्यापारिक माध्य का भी फर्दर क्लासिफिकेशन करके वर्गीकरण करके तीनों चारों पॉइंट लिख लेना। कौन कौन से पॉइंट लिख लेना, पहला यहाँ पर आप चल माध्य लिख लेना, ये लो मूविंग एवरेज हो गया, ये चल माध्य हो गया। नंबर सेकंड पे आप क्या कर लेना, यहाँ पर प्रगामी माध्य लिख लेना, ये नंबर सेकंड पे प्रगामी माध्य लिख लिया। और नंबर थर्ड पे कौन सा लिख लेना, संग्रथित माध्य लिख लेना, ये संग्रथित माध्य। अब हमसे क्लासिफिकेशन ऑफ मीन कोई भी नहीं छीन सकता है, कोई भी हमसे क्लासिफिकेशन ऑफ मीन नहीं छीन सकता। हम कभी भी, आज नहीं, आज के 10 साल के बाद में भी हम पढ़ें तो ये हमें टेबल ज़रूर याद आएगी। यहाँ एवरेज है ये, ठीक है, ये प्रोग्रेसिव एवरेज है और ये संग्रथित कंपोजिट एवरेज है। ये लो, ये टेबल हमारे दिमाग में हमेशा रहेगी, ठीक है। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ मीन, माध्यों का वर्गीकरण, और यही टेबल हमें याद रखते हुए चलना है। चलें आगे, चलिए पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए चलते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हमें देखना है। तो मैंने देखो आपको कोई ऐसा नहीं है कि इस क्लास के अंदर ये मैंने आपके लिए डेमो पार्ट रखा है, मतलब आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कैसे छोटी छोटी चीज़ों को आपको देखना चाहिए, किस तरीके से आपको लैंग्वेज का यूज करना चाहिए, भाषा का यूज करना चाहिए, उसके हिसाब से मैंने आपको ये पार्ट अवेलेबल करवाया है। तो देखिए रिलेशन बताया है मैंने, रिलेशन किन किन के बीच में बताया है कि स्थिति माध्य जो है मध्यिका, स्थिति माध्य के अंदर कौन कौन से आते हैं, एक मध्यिका आता है, दूसरा कौन सा आता है, बहुलक आता है, और गणितीय माध्य, गणितीय माध्य के अंदर मैंने आपको 4 बताए थे। समांतर माध्य बताया था, गुणोत्तर माध्य बताया था, हरात्मक माध्य बताया था, वर्गीकरण माध्य बताया था। इन चारों में से एक समांतर माध्य को लिया है मैंने, एक मध्यिका को लिया है मैंने, एक बहुलक को लिया है मैंने, और एक रिलेशन बताया है, एक संबंध बताया है। तो संबंध किन किन के बीच में बताया है, एक छोटा सा पॉइंट है, ये संबंध बताया है मैंने, रिलेशन किन किन के बीच में रिलेशन बताया है मैंने, एक समांतर माध्य के बीच में रिलेशन बताया है कि समांतर माध्य, नंबर सेकंड किन के बीच में रिलेशन बताया है, नंबर सेकंड मध्यिका के बीच में रिलेशन बताया है, मध्यिका, और नंबर थर्ड पे बहुलक के बीच में रिलेशन बताया है, मोड के। इसको हम m से डिनोट करते हैं, z से डिनोट करते हैं, इसको x बार से डिनोट करते हैं कि जो मोड होता है, जो बहुलक होता है, तो बहुलक के बराबर क्या होता है कि जो मोड होता है वह 3m, m का मतलब क्या हो गया, मध्यिका, z का मतलब क्या हो गया, बहुलक, बराबर क्या होता है 3m माइनस 2x बार होता है। x बार का मतलब क्या हो गया, समांतर माध्य। अब इन तीनों में से ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से समझना मेरी बात को, कि अगर z की वैल्यू नहीं दे रखी है, अगर m की वैल्यू नहीं दे रखी है, अगर x बार की वैल्यू नहीं दे रखी है, इन तीनों में से अगर किसी एक की वैल्यू अगर आपको नहीं दे रखी है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर m की वैल्यू रख दी, x बार की वैल्यू रख दी, यहाँ आप z की वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर आपको z की वैल्यू दे दी तो यहाँ पर m बार की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ पर आपको x बार की वैल्यू दे दी। तो कोई भी 2 मान अगर हमें दे देता है तो तीसरा माध्य हम इजीली निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला ध्यान में रखना कि z इज इक्वल टू क्या होता है, 3m माइनस 2x बार होता है। वैसे ये सिमेट्रिकल और जो असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बंटन जो होता है या वितरण जिसको बोलते हैं, तो उनके आधार पर भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, लेकिन हमें तो इतना से भी काम चल जाएगा हमारा, और मोर देन सफिशिएंट काम चल जाएगा कि z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार होता है। फॉर्मूले को अप्लाई करके देखें, चलिए आइए फॉर्मूले को अप्लाई करके देखते हैं। आपके सामने मैंने एक साधारण सा, एक सिंपल सा प्रश्न रखा है, और इस प्रश्न को उसी फॉर्मूले की सहायता से हम सॉल्व करेंगे। देखिए मध्यिका दे रखा है 28,
मध्यिका का मतलब क्या होता है, यहाँ m की वैल्यू दे रखी है हमें 28, ये m की वैल्यू दे रखी है 28, x बार की वैल्यू दे रखी है 30, x बार की वैल्यू कितनी दे रखी है 30, और हमसे तीसरी वैल्यू पूछी है z की वैल्यू कितनी आएगी। तो मैंने पूछा ना आपको कि अगर आपको दो वैल्यू दे दें तो तीसरी वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला मैंने आपको डिस्कस किया था, फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से फॉर्मूले को यूज़ करना है और दो वैल्यू को पुट करना है और तीसरी वैल्यू को निकालना है। कुछ एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा माइंड को अप्लाई मत करना। जैसे मैं कह रहा हूँ उसी ही पथ पर आपको चलते हुए चलना है, उसी ही मार्ग पर आपको चलना है। एक्स्ट्रा से कुछ भी मत सोचना, एक्स्ट्रा दिमाग कुछ भी मत लगाना। m दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, x बार दे रखा है, z की वैल्यू पूछी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, z इज इक्वल टू क्या होता है 3m माइनस में क्या होता है 2x बार होता है। यही होता है फॉर्मूला। z की वैल्यू हमें निकालनी है तो z की जगह हमने z रख दिया, 3 की जगह 3 रख दिया, m की जगह पे कितना है 28 रख दिया, माइनस क्या हो गया 2 की जगह 2 रख दिया, x बार कितना है 30, यहाँ पे रख दिया मैंने 30 रख दिया। ये लो, करें मल्टीप्लिकेशन, गुणा करें। आइए z इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 को 8 से गुणा किया, 8 या 24 का 4 हासिल की 2, 3 को 2 से 6 और 2 कितना हो गया 8। कैलकुलेशन ओके है, बिल्कुल ओके है। माइनस क्या हो जाएगा, 30 को 2 से गुणा हो गए 60, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, तो z इज इक्वल टू आ गया 24। ये लो बहुलक का मान आ जाएगा 24। देखो कितना आसान है, कितना सरल है कि हमें अगर समांतर माध्य दे दे, अगर हमें मध्यिका दे दें तो हम z की वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुलक निकाल सकते हैं। अगर हमें बहुलक दे दे, मध्यिका दे दे तो हम समांतर माध्य निकाल सकते हैं, और अगर हमें समांतर माध्य दे दें और बहुलक दे दे तो हम मध्यिका का मान भी निकाल सकते हैं, मीडियन भी निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन पोर्शन है वो आराम से एक बार चेक करके देख लीजिएगा। यहाँ पे 3, 28, 60 और 24 कितने हो गए 84 हो गए, 3 × 20 कितने हो गए 60, तो 24 आंसर आ जाएगा, 24 आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला कौन सा रखा है कि बहुलक का मान जो होता है वह 3x बार माइनस क्या होता है 2 समांतर माध्य। आप प्लस माइनस करके इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। तो एक रिलेशन, एक संबंध आपको समझ में आ गया होगा। एक और संबंध दिखाता हूं, देखिए एक और रिलेशन, देखिए तीनों के बीच में संबंध बताया है मैंने। एक और रिलेशन बताया है कि हमारे पास में कोई सममित बंटन है। अब आप कहोगे सममित बंटन क्या होता है, तो सममित बंटन का मतलब होता है कि जो डेटा है, जो स्टैटिकल डेटा है, जो आंकड़े हैं, वह कुछ आपको इस तरीके से दे रखा है जैसे 2 2 2 2 2, ठीक है, मतलब इक्वल दे रखी है वैल्यू। या कुछ डेटा इस तरीके से दे रखा है जैसे जिस क्रम में बढ़ते हैं तो एक निश्चित क्रम पे पहुंचते हैं, फिर उसी क्रम में वापस घटना स्टार्ट हो जाता है, तो वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है, सममित बंटन के अंदर आता है। कैसे कि सर जिस सीक्वेंस के अंदर डेटा बढ़ना स्टार्ट करते हैं, एक निश्चित बिंदु पर पहुंचते हैं, वापस उसी सीक्वेंस के अंदर क्या होता है घटना स्टार्ट हो जाता है। उनकी जो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं मैं, उनकी बारंबारता की बात कर रहा हूं कि जो फ्रीक्वेंसी है, जो बारंबारता है, जिस क्रम में बढ़ती है, एक निश्चित बिंदु पर पहुंचती है, वापस उसी क्रम में घटना स्टार्ट हो जाती है, तो वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सममित बंटन होता है। जैसे जिस क्रम में बढ़ने का मतलब क्या होता है सर, ये देखो 2, ये 4, ये 6, ये आवृत्ति की बात कर रहा हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ। 2, 4, 6, यहाँ 8, 10, ये एक निश्चित बिंदु पर पहुँचे, ये 10 पर पहुँचे, फिर वापस 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, ये उसी क्रम में घटना स्टार्ट हो जाता है। ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर ऐसा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा अगर सममित बंटन है आवृत्तियों का, तो ऐसे केस में आपको एक विशेष रूप से ध्यान रखना है। कौन सा पॉइंट ध्यान में रखना है कि अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है सर, सममित बंटन बन जाता है, तो सममित बंटन का मैंने मतलब आपको बता दिया कि जो आवृत्ति है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो जिस क्रम में बढ़ना स्टार्ट करती है,
एक निश्चित बिंदु पर पहुंचती है और वापस उसी क्रम में घटना स्टार्ट हो जाती है। और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सममित बंटन होता है। आपको तो शब्द लिखा हुआ मिलेगा, सममित बंटन। अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, सममित बंटन है, तो हमेशा समांतर माध्य बराबर होगा मध्य का बराबर होगा बहुलक की z के, ये हमेशा बराबर होगा। ठीक है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमेशा क्या होगा, समांतर माध्य बराबर होगा m के और m बराबर होगा z के। क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा सर? क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, किसी सममित बंटन के अंदर ऐसे क्वेश्चन बना देगा। कैसे बना देगा आप देखो क्वेश्चन, और इधर उधर पंख जो लगे हुए रहते हैं ना कि ये भी हमें आता है, ये भी हमें आता है, वो सारे पंख इसके अंदर धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि हमें सममित बंटन का मतलब ही नहीं पता होता है, ऐसा रिलेशन नहीं पता होता है, ऐसा संबंध नहीं पता होता है। सिंपल सा संबंध है, सिंपल सा रिलेशन है कि किसी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया। अब बताओ कौन सा मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया उसने? किसी सममित बंटन की या बंटन का समांतर माध्य 15 है तो बहुलक क्या होगा या बहुलक का मान क्या होगा? ये लो, इतना सा सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया। अगर हमें सममित बंटन ही नहीं पता, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं पता, तो फिर क्या करोगे? तो यहां पर x बार बराबर m बराबर z, मतलब अगर x बार 15 है तो यहां पर सर m भी 15 आएगा और यहां पर z भी 15 आएगा। ये लो तीनों इक्वल आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 15 आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, साधारण सा प्रश्न है। ओके, अब नंबर सेकंड अगर बात करें कि सर ये तो सममित बंटन है, लेकिन असममित बंटन भी हो सकता है, असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है असममित बंटन, असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। लेकिन असममित बंटन के अंदर हमें क्या करना होता है? फर्दर दो तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है। एक होता है पॉजिटिव, होता है धनात्मक असममित बंटन होता है, पॉजिटिव के अंदर आता है। बस ये हमें रिलेशन ध्यान में रखना है, ये संबंध हमें ध्यान में रखना है, ताकि हम जब रिटर्न करने लगे, लिखना स्टार्ट करें, तब हम बाकी से थोड़े से एक्स्ट्रा स्कोर प्राप्त करें, अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। असममित बंटन के अंदर धनात्मक हो गया। दूसरा कौन सा होता है? ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है, ऋणात्मक असममित बंटन। और धनात्मक के अंदर रिलेशन कैसा रहता है, ये संबंध पूछा जाता है कि धनात्मक में कैसा संबंध रहता है। तो धनात्मक में x बार हमेशा ज़्यादा आएगा m से, m हमेशा ज़्यादा आएगा z से। ये संबंध 100% आपको पता होना चाहिए। और ऋणात्मक है तो इसको नंबर A पॉइंट डाल देता हूँ, असिमेट्रिकल, या रोमन में 1 डाल देते हैं, इसको रोमन में 1 और रोमन में सेकंड डाल देते हैं। ये रिलेशन जरूर पता होना चाहिए। नंबर B पॉइंट कौन सा हो गया कि x बार यहाँ कम होगा m से, m कम होगा यहाँ पर z से। ये लो इनको हालांकि डायग्राम के रूप में भी दिखाते हैं, लेकिन मैं डायग्राम के रूप में नहीं दिखा रहा हूँ अभी। आपके लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है, इतना अगर आप लिखोगे तो डेफिनेटली बाकी से ऊपर ही जाओगे। रिलेशन यहां से देखना है, संबंध यहां से देखना है। देखिए ये लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए कि सममित बंटन यानी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर x बार बराबर होगा m की, m बराबर होगा z की। और अगर असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, असममित बंटन है और धनात्मक असममित बंटन है, तो x बार हमेशा ज्यादा होगा m से, m हमेशा ज्यादा होगा z से। वह अगर नेगेटिव असममित बंटन है तो x बार कम होगा m से, m कम होगा z से। ये आपको जरूर पता होना जरूरी है, रिलेशन जरूर पता होना जरूरी है, संबंध जरूर पता होना चाहिए। मैंने x बार m और z के बीच में रिलेशन बताया है, दो तरीके से रिलेशन बताया है, दो पॉइंट आपसे डिस्कस किए हैं। एक कौन सा डिस्कस किया है कि z की वैल्यू हमें निकालनी है,
तो 3m माइनस क्या करना है, 2x बार करना है। क्या करना है, 3m और माइनस क्या करना है, 2x बार करना है। और दूसरा पॉइंट मैंने आपसे ये डिस्कस किया है थ्योरेटिकल कि अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, सममित बंटन है, तो सममित बंटन के अंदर x बार बराबर होता है m बराबर होता है z के। और अगर असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। अगर धनात्मक है तो x बार ज़्यादा होगा m से और m ज़्यादा होगा z से, देन डेफिनेटली x बार इज ग्रेटर देन z होगा। और नेगेटिव अगर असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और ऋणात्मक असममित बंटन है तो x बार लेस देन होगा m से, m लेस देन होगा z से, देन डेफिनेटली x बार लेस देन होगा किससे, z से। यहाँ एक निष्कर्ष आप लिखा सकते हो, निष्कर्ष बता सकते हो कि सर यहाँ x बार की वैल्यू है वो डेफिनेटली z से ज़्यादा होगी। ये निष्कर्ष ज़रूर आपको निकालना आना चाहिए, ये क्रक्स पता होना चाहिए। यहाँ पर भी सर ये पॉइंट आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि यहाँ x बार है वो डेफिनेटली z से कम होना चाहिए। कैसा लगा पॉइंट, अच्छा लगा? समांतर माध्य, बहुलक और मध्यिका के बीच में मैंने आपको रिलेशन बताया है। ऐसा ही एक छोटा सा रिलेशन और मैं गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य और हरात्मक माध्य के बीच में रिलेशन बताना चाहता हूं, और वो भी एग्जाम के अंदर या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन रहता है, संबंध रहता है। तो देखते हैं क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है। ये देखिए, ये जरूर आपको पता होना चाहिए। ये किन किन के बीच में रिलेशन है सर, ये हमने जो गणितीय माप या गणितीय माध्य बताए थे, गणितीय माध्य बताइए। गणितीय माध्य मैंने कितने बताए थे, और गणितीय माध्य 4 बताए थे। कौन कौन से बताए थे, एक अर्थमेटिक मीन बताया था, एक ज्योमेट्रिक मीन बताया था, एक हार्मोनिक मीन बताया था, एक क्वाड्रेटिक मीन बताया था, एक समांतर माध्य बताया था, गुणोत्तर माध्य बताया था, हरात्मक माध्य बताया था, वर्गीकरण माध्य बताया था। इसको आपने x बार नाम दिया था, इसको z नाम दिया था, इसको h नाम दिया था, इसको qm नाम दिया था। अब रिलेशन किन किन के बीच में होता है, संबंध किन किन के बीच में होता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहने वाला है, इन तीनों के बीच में आपको संबंध पता होना चाहिए। किन किन के बीच में, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, समांतर माध्य, किस किस के बीच में, समांतर माध्य कॉमा गुणोत्तर माध्य तथा हरात्मक माध्य के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए, संबंध पता होना चाहिए। तो छोटा सा रिलेशन है कि जो ज्योमेट्रिक मीन का अगर आप वर्ग करोगे, किसका वर्ग करोगे, ज्योमेट्रिक मीन का अगर आप वर्ग करोगे तो ये बराबर होगा किसके, x बार गुणा h के बराबर होगा। ध्यान से देख लो इस रिलेशन को कि ज्योमेट्रिक मीन का अगर आप स्क्वायर करोगे, वर्ग करोगे, तो ये बराबर होना चाहिए x बार यानी समांतर माध्य, h यानी हरात्मक माध्य के, और स्क्वायर किसका किया है हमने, गुणोत्तर माध्य का स्क्वायर किया है, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर किया है। तो मालिक ये क्या दे रखा है, तो एक काम करो, स्क्वायर को स्क्वायर रूट के अंदर चेंज अगर करते हैं, वर्गमूल अगर निकालते हैं, स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, देन ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x बार गुणा में h। मतलब गुणोत्तर माध्य बराबर में क्या हो जाएगा, वर्गमूल करना है x बार और h का पहले गुणा करके फिर उसका वर्गमूल हम कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला हमें पता होना ज़रूरी है, और इसी फॉर्मूले के आधार पर हम आज की क्लास का एक आखिरी प्रश्न हल करने वाले हैं, एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ये देखिए, एक प्रश्न दे रखा है कि समांतर माध्य कितना है, 5 है, मतलब x बार ही तो होता है, समांतर माध्य कितना है, 5 है, और गुणोत्तर माध्य कितना दे रखा है, z दे रखा है, 4 दे रखा है, हरात्मक माध्य कितना दे रखा है, h वो नहीं दे रखा है, आपको निकालना है। तो वैसे तो अब सिंपल सी कैलकुलेशन है, साधारण सी कैलकुलेशन है, तो इजीली निकाल लोगे कि ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर होता है वो गुणा होता है x बार
और गुणा किसके, h के। यही तो होता है। तो यहाँ ज्योमेट्रिक मीन कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, ये 4 का स्क्वायर यानी 16 हो गया। और यहाँ पे x बार कितना दे रखा है, 5, और यहाँ पर गुणा क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, ये गुणा h हो जाएगा। ऐसे तो होता है। अच्छा ऐसे नहीं देखो तो ऐसे देख लो कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x बार, और इनटू में क्या हो जाता है, इनटू में h हो जाता है। ज्योमेट्रिक मीन कितना दे रखा है, यहाँ 4 दे रखा है, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ x बार कितना दे रखा है, यहाँ x बार दे रखा है 5, और यहाँ पर 5 इंटू h हो जाएगा। अब ये 5 और इंटू h की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, तो इसका मतलब इन दोनों का जो मान है वो 16 आना चाहिए, तभी तो 16 का वर्गमूल कितना आएगा, 4 आएगा। और ये 16 कब आएगा, जब यहाँ पे देखो 5 है तो ये 5 3 15 मतलब 3 के आसपास कहीं रहेगा, तभी तो ये 16 होएगा, इन दोनों का गुणा, 16 का वर्गमूल 4 होएगा। इसको अगर देखो तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर मतलब 16 बराबर में कितना हो गया, 5, गुणा में कितना हो गया, यहाँ पर h हो गया। अब ये गुणा में मतलब 16 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5h हो गया। तो h की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सर ये जो गुणा में है इधर आके भाग हो जाता है, तो 16 में हम क्या कर देंगे, 5 से भाग दे देंगे, और 16 में हम 5 से भाग देंगे तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 5 3 15। ओके, फिर पॉइंट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। फिर एक रिमाइंडर रहा, एक शेषफल रहा, तो 0 उतार दिया, 10 में 5 का भाग दे दिया 2, तो ये हरात्मक माध्य आप इजीली निकाल सकते हो, साधारणता निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य के बीच में मैंने आपको रिलेशन बताया है, संबंध को बताया है। तो आज की क्लास को मैंने थोड़ा सा लेवल को अप ही रखा है, ऊपर ही रखा है लेवल को, ताकि आपको पता रहे कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो और आपको अब किस तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोरिंग प्राप्त कर सकते हो, और किस तरीके से बेटर आप एक्सप्लेनेशन को देख सकते हो। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर कुछ और नए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ में, कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ में। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।